हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 9 की किताब कृतिका के चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं। मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर है वो बुक के बीच बीच में से दिए हैं, ठीक है, बुक के बीच बीच में से समझाए हैं, जो कि आप एग्जाम में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति बनाम बाबू अपने नौकर से क्या कहता है। इसका आंसर है, वो कहता है कि जब परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो क्या वो देर से पहुँचा था। दूसरा प्रश्न है, बाबू के कटु वचन क्या दर्शाते हैं। बाबू के ऐसे वचन सामंतशाही दुष्टाचरण को प्रकट करते हैं। कानूनी तौर पर समाप्त किए जाने के बाद भी सावंती अकड़ आज भी मौजूद है। तीसरा प्रश्न है, घर की मालकिन प्रेमा को देखकर क्या लगता है। प्रेमा को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी काम में बहुत ही व्यस्त है। नंबर 4 है, नौकर की उपमा भीगी बिल्ली से क्यों की गई है। मालिक के धमकाने से नौकर हताश और निराश मानसिकता वाला बन चुका है। नंबर 5 है, राम स्वरूप का बाबू बनाम मालिक अपनी पत्नी की उपस्थिति में भी नौकर को क्यों डांटता है। ऐसा लगता है कि वो भी आधुनिक लोगों की तरह अपनी पत्नी के समक्ष अपने को एक ऊंचा आदमी सिद्ध करना चाहता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर है, राम स्वरूप अपनी पत्नी को क्या कहकर झिड़कता है और उसका इस तरह झिड़कना क्या दर्शाता है। तो वो कहता है कि तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। वह पुरुष प्रधान समाज में मौजूद दर्प एवं शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या राम स्वरूप की पत्नी उसकी हर अकड़ सहन करने वाली एक सीधी सादी महिला है। नहीं, कदापि नहीं। वो कहती है कि लड़कियों को पढ़ाना ही उसका स्वभाव बिगाड़ने जैसा है। उसने भी यही गलती की है अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाकर। प्रश्न 3 है, प्रेमा यानी कि राम स्वरूप की पत्नी उच्च शिक्षा के स्थान पर केवल एक कौन सी पुस्तक पढ़ने को महत्व देती है। उस पुस्तक का नाम है स्त्री सुबोधनी। ये महिलाओं की पत्रिका है। प्रश्न नंबर 4, राम स्वरूप के अनुसार ग्रामोफोन बाजे की 2 किस्में कौन सी थी हैं। इसका उत्तर है, आदमी का बजाया हुआ ग्रामोफोन, उसकी मर्जी से चलने और बंद होने वाला, तथा ईश्वर का बनाया हुआ ग्रामोफोन जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। नंबर 5 है, प्रेमा अपने पति को कौन सा आदेश दे रही है। शायद उसकी पुत्री उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। वो पति से कहती है कि लड़की को सजा सवार कर बैठक में के कमरे में आए हुए मेहमानों के सामने लाए ताकि बात पक्की हो जाए। प्रश्न नंबर 6, पति जब बेटी का दिमाग जमाने की अन्य प्रश्न नंबर 6 है, पति जब बेटी का दिमाग जमाने की अन्य लड़कियों से हटकर होने की बात करता है तो उसकी पत्नी क्या कहकर पल्ला झाड़ लेती है। तो इसका आंसर है, प्रेमा कहती है कि उसने लड़की को केवल 12वीं तक पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उसे तो ग्रेजुएट लड़की चाहिए थी। अब अपने किए का फल भोगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। अगले पेज पे क्वेश्चन है, राम स्वरूप धूर्त किस्म का आदमी है, अतः अपने व्यक्तित्व बातों को छिपाकर सांसारिकता के अनुसार ही लोगों से बात करने का इच्छुक है। यहाँ तक कि वह लड़की का रिश्ता जोड़ने के लिए भी लुका छुपी का सहारा लेता है। और वो अपनी पत्नी से क्या कहता है, तो वो कहता है कि उन लोगों के सामने सारी बातें रेडियो की तरह प्रसारित नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर पत्नी को अनंत पति के आगे झुकने वाली कैसे दर्शाया गया है। तो इसका आंसर है, प्रेमा के ये कहने पर कि वो बिल्कुल उनके सामने बिल्कुल चुप रहेगी, लेकिन वो आगे को उसका काम तो बता दे। आगे है, पत्नी को आज्ञाकारिणी मानकर पति क्या कहता है। वो कहता है कि यदि बेटी उमा पाउडर क्रीम ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, कपड़े तो सही पहनाकर नीचे ले आना। राम स्वरूप की बेटी का हाथ मांगने आए बाप बेटे में क्या खोट नज़र आता है। तो इसका आंसर है, राम स्वरूप के अनुसार बाबू गोपाल प्रसाद और उसके बेटे में ये खोट नज़र आती है कि वो खुद तो उच्च शिक्षा पाकर वकील आदि बने हैं, लेकिन उन्हें बहू ऐसी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी, प्राचीन संस्कारों वाली और लज्जावान तथा संकोची किस्म की हो। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमा द्वारा भावी दामाद के बारे में पूछने पर पति क्या कहता है। राम स्वरूप को लड़का भी पसंद नहीं अम्मा, क्योंकि वो बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और शादी से अधिक अपनी ट्रेनिंग को महत्व दिखाई देता है। नंबर 6 है, पति पत्नी के यहाँ पूरी बातचीत से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये निष्कर्ष है कि पति पत्नी दोनों ही अपनी बेटी के हाथ पीले करने के इच्छुक है और उन्हें लड़का पसंद है। शर्त यह है कि उन्हें भी लड़की पसंद आ जाए। आगे के क्वेश्चन के लिए चलते हैं आगे है, लड़के वाले आने पर घर में हड़बड़ी क्यों मच जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पिता को अपनी सयानी पुत्री के विवाह की चिंता, और वो चाहते हैं कि लड़के वाले कहीं भी ऐसी कोई कमी ना पाए जो उनसे ना कहला दे। आगे है, लेखा के अनुसार आने वाले माँ बाप कैसे नज़र आते हैं। तो बाप काफ़ी अनुभवी है और फितरती तथा बेटा खीस निपोड़ने वाला एक नौजवान जैसा है। तीसरा क्वेश्चन है, मकान ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई, पूछने का क्या तात्पर्य है।
ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं बल्कि औपचारिकता का बहुत ही दूर तरीके का प्रदर्शन है। प्रश्न 4 है, लड़के का बाप गोपाल प्रसाद पुराने ज़माने को की क्या कहकर प्रशंसा करता है। वो कहता है कि उनके ज़माने में 10वीं पास लड़का आज के MA फर्स्ट क्लास से भी अधिक बुद्धिमान होता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे आगे क्वेश्चन के लिए। आगे का प्रश्न नंबर 5 है, इस अंश में अंततः क्या होता है। तो इसका आंसर है, रामस्वरूप की लड़की को देखने बाबू गोपाल प्रसाद तथा उसका लड़का शंकर आ चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे। प्रश्न है, आने में तकलीफ की बात पूछने पर गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं। तो उनका कहना था कि तांगे वाला इस घर अर्थात उनके घर का पता जानता था। दूसरा क्वेश्चन है, रामस्वरूप ऐसा क्यों कहते हैं कि गोपाल प्रसाद जी उन्हें कांटों में घसीट रहे हैं। रामस्वरूप कहना चाहते हैं कि अब अधिक औपचारिकता ना दिखाकर काम की बात पर आ जाइए। तीसरा प्रश्न है, जब लड़के के कोर्स ख़त्म होने का समय साल 2 साल कहा जाता है तो वो अपनी सफाई में क्या कहता है। वह बोलता है कि वो 1 आध साल का मार्जिन रखकर ही बताता या फिर रिपोर्ट करता है। प्रश्न नंबर 4 है, अपने बेटे का 1 साल व्यर्थ जाने की सफाई में गोपाल प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि 1 साल उनके बेटे का स्वास्थ्य खराब हो गया था। नंबर 5 है, गोपाल दास जी को रामस्वरूप जी उनके ज़माने में कचौड़ियाँ बहुत सस्ती होने की बात कहकर क्या जताना चाहते हैं। तो लड़की का बाप होने से वे गोपाल प्रसाद के दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि वे दहेज देने के पक्षधर कदापि नहीं है, इसलिए उन्हें ध्यान रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे का क्वेश्चन है, रामस्वरूप पुराने ज़माने को कैसा बताता है। उसके अनुसार पुराना ज़माना एक रंगीन ज़माना था। दूसरा प्रश्न है, जब गोपाल प्रसाद बिजनेस की बातचीत करता है तो रामस्वरूप क्या कहते हैं। रामस्वरूप विषय बदल कर कहते हैं कि पहले नाश्ता हो जाए, बात तो हो ही जाएगी। नंबर 3 है, रामस्वरूप के अंदर के कमरे में जाने के बाद दोनों बाप बेटे में क्या बात होती है। तो दोनों बाप बेटे रामस्वरूप की माली हालत और घर गृहस्थी का मूल्य आंकने लगते हैं। नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद जी कैसी चाय पीना पसंद करते हैं। तो उसका आंसर है खूब चीनी और दूध डाली हुई चाय। आगे के प्रश्न के लिए चलते हैं नेक्स्ट। आगे है, अधिक चीनी खाने की बात पर भावी वरो नारायण शंकर क्या कहता है। शंकर कहता है, सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर कर लगाने की योजना बना रही है। नंबर 6 है, शंकर की चीनी पर कर की बात काटकर उसके पिता गोपाल प्रसाद क्या तर्क देते हैं। गोपाल प्रसाद का कहना है कि अधिक आमदनी तो राजकोष में उस समय होगी जब सरकार खूबसूरती पर टैक्स लगाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे क्वेश्चन है, अब किन किन कामों के कौशल की पूछताछ की जाती है। सिलाई करने का कौशल और कोई पुरस्कार मिलने की बात भी पूछी जाती है। उमा लगभग चुप रहती है, लेकिन जब गोपाल प्रसाद उसको बार बार बोलने को कहता है तो अंत में उसका जवाब क्या है। उमा कहती है, कुर्सी मेज बेचने वाला दुकानदार खरीदार को दिखा देता है, लेकिन कुर्सी मेज से कभी नहीं पूछता कि वो बिकेगी या नहीं। नंबर 4, उमा के बोलने पर गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, रामस्वरूप ने उनकी बेइज्जती करने के लिए ही उन्हें शायद बुलाया है। नंबर 5 है, उमा क्या जवाब देती है। उमा कहती है कि उनका बेटा लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाने लगा था और एक दिन बुरी तरीके से पिट कर भगाया गया था। नंबर 6, अब गोपाल प्रसाद का क्या प्रश्न पूछता है। गोपाल प्रसाद पूछता है कि क्या वो कॉलेज में पढ़ी है। उसको तो बताया गया है कि वो केवल मैट्रिक पास है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उमा ने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या जवाब दिया। उमा ने तपाक से उत्तर दिया कि उसने कॉलेज में पढ़ा है, वो ग्रेजुएट है। नंबर 2 है, रामस्वरूप अपनी पुत्री का नाम ऊंची आवाज़ में पुकार कर क्या संकेत देना चाहते हैं। रामस्वरूप कहना चाहते हैं कि बेटी हम लड़की वाले हैं, अगर गोपाल प्रसाद ने इनकार कर दिया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी तथा उसका विवाह होने में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी। नंबर 3 है, जब गोपाल प्रसाद उमा के पिता को झूठा बोलकर लड़की का ब्याह करने की चाल रचने वाला बाप कहता है तो रामस्वरूप क्या कहते हैं। रामस्वरूप जी अब क्रोधित होकर कहते हैं कि उसने तो यह भी नहीं बताया कि उसके बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद तथा उसके बेटे के जाते ही कमरे में कौन आया। वह उमा की माँ प्रेमा थी, वो भी बहुत क्रोधित मुद्रा में थी और वो भी क्यों ना इतने असभ्य लोग उसके घर आकर उन्हीं का स्वागत सत्कार पाकर उनका इतना कटु अपमान कर गए। उमा भी लगातार रोई जा रही थी। अब आगे चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक करना तर्कसंगत है। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने ज़माने की तुलना वर्तमान समय से करना कुछ हद तक उचित है, किंतु उस ज़माने की अपेक्षा आज का युग आधुनिक युग उच्च तकनीकी शिक्षा, खेल और जीवन शैली के सहारे विकास की ओर अग्रसर है। अतः वह बीता हुआ ज़माना याद करना विकास की गति पर विराम लगाने की दिशा में ले जाएगा। नंबर 2 है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना
ये विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप की विवशता है कि वो आधुनिक समाज पढ़ी लिखी लड़की को पसंद करता है, किंतु जहाँ उन्हें विवाह करना है तो वहाँ पे वे उच्च शिक्षा को पसंद ही नहीं करते। विवाह की समस्या ही उनकी वास्तविकता और छिपाव की विवशता की ओर उजागर करता है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, ये वह उचित क्यों नहीं है? उसका उत्तर है, वो अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो इसलिए उचित नहीं है क्योंकि ऐसा करके वो उच्च शिक्षा प्राप्त एक मुखर व्यक्तित्व को भी बेबस, अनपढ़ और लाचार औरत की स्थिति की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखो। इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद द्वारा विवाह को बिजनेस कहना या मानना पूर्णतः गलत है क्योंकि विवाह बिजनेस ना होकर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, दो आत्माओं का मिलन है जिसमें स्त्री व पुरुष एक दूसरे के साथ साझा कार्यक्रम बनाकर जीवन निर्वाह करते हैं और इस साझा कार्यक्रम को बनाते समय पति पत्नी के बीच पारदर्शिता का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा उन दोनों का जीवन नरक बन जाता है। इस तरह से गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं तो वो शुद्ध रूप से अपराधी हैं और साथ ही साथ रामस्वरूप उमा द्वारा प्राप्त उच्च शिक्षा को वर पक्ष के लोगों से छुपाता है, वो भी दोषी है। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए उसे कुछ हद तक दोषमुक्त किया जा सकता है। नंबर 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों को और संकेत करना चाहती है? तो उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की चरित्रहीनता और आवारागर्दी जैसी कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज को उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की आवश्यकता है क्योंकि स्पष्टवादी, दृढ़ निश्चयी और साहसी व्यक्तित्व ही सामाजिक जीवन को सही दिशा दे सकता है। नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शरीर के संतुलन को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। रीढ़ की हड्डी विचारों का भी प्रतीक है। जिसके विचार ही दृढ़ नहीं होंगे वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में कमजोर सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर उमा एकांकी का मुख्य पात्र है क्योंकि अन्य पात्र उसके विवाह और विचारों पर आश्रित है। नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप संकोची, विवश और अधीर होने वाला पात्र है, जबकि गोपाल प्रसाद दोहरी मानसिकता वाले, रूढ़िवादी तथा कटु सत्य को सहन कर पाने में असमर्थ पात्र है। नंबर 10 है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? लिखिए। एकांकी का उद्देश्य स्त्रियों को समाज में प्रतिष्ठा दिलवाना है। नंबर 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम उन्हें शिक्षा दिलाना, उनमें सामुदायिक सामाजिक भावना विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चैप्टर है रीढ़ की हड्डी, इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।